नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नेपाल की त्रासदी ने पूरी दुनिया को एक तरह से हिला कर रख दिया है। ये सदी का सबसे खतरनाक भूकंप तो है ही, पिछले 80 सालों में नेपाल में आया सबसे जबरदस्त भूकंप है। मरने वालों की तादाद हर रोज बढ़ रही है, अब तक 5000 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन खबर ये तक आ रही है, सरकारी आंकड़ा ये बता रहा है नेपाल का कि 10,000 तक भी ये आंकड़ा जा सकता है। इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब लगभग एक हफ्ता गुजर जाने के बाद राहत और बचाव का काम कहां तक पहुंचा है, नेपाल को वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में कितना समय, कितना पैसा, कितनी मेहनत लगेगी, कितनी मददगार साबित हुई है भारत से जो मदद पहुंच रही है वहां पर, और भारत के अलावा जो अन्य देश मदद कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र ने जो मदद की है उस सब से कितनी मदद मिल रही है आखिर जमीन पर नेपाल को। और सबसे खास बात ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक इस तरह का भूकंप रहा जिसमें सोशल मीडिया का जो किरदार था, जो रोल था, वो साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन कितना मददगार ये रोल रहा है या फिर नुकसानदेह भी रहा है कई मायनों में, इसको भी एनालाइज करने की, आकलन करने की हम कोशिश करेंगे देश देशांतर में अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ मौजूद हैं एनके भट्टागर साहब, जो कि डीआईजी रह चुके हैं, एनडीआरएफ में एक्सपर्ट हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के और रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी भली भांति समझते हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ शिवशंकर मुखर्जी हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं नेपाल में, कुछ ही साल पहले तक वहां थे। तीसरे खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं एचपी शुक्ला, जो कि साइंटिस्ट हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, और साथ ही मेरे साथ शिवम विज हैं, जो कि जाने माने ब्लॉगर हैं और साथ ही scroll.in के लिए काम करते हैं। मेरे साथ नेपाल से मेरे सहयोगी और आरएसटीवी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश बादल भी मौजूद होंगे, उनके साथ भी एक और ख़ास मेहमान वहाँ पर मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ भटनागर जी कि अगर फ़िलहाल जो आपको वहाँ पर रेस्क्यू का काम नज़र आ रहा है, थोड़ी देर अभी 2 घंटे पहले तक की खबर में पढ़ रही थी वहाँ पर कि लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, इतने निराश हो रहे हैं कि पुलिस तक से झड़पें हो रही हैं। कहाँ आपको खराबी, कमी नज़र आ रही है? एक्चुअली क्या है कि हर आदमी उम्मीद करता है कि जो भी डिज़ास्टर फोर्स है, जो भी रेस्क्यू फोर्स है या पुलिस डिपार्टमेंट है, वो तुरंत हमें सारी चीज़ मुहैया कराए। लेकिन वहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर हर चीज़ तुरंत मुहैया कराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ कर रहे हैं वो लोग। लेकिन जो इंटीरियर एरिया है या जहाँ पर रास्ते डैमेज हो गए या जहाँ पर अप्रोचेबल रोड नहीं है, जहाँ पर मौसम ख़राब है, तो वहाँ तक जाना लोगों को पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये फोर्स वहाँ पहुँचती है, जब रेस्क्यू ऑपरेटर्स वहाँ पहुँचते हैं, तो पब्लिक वहाँ एकदम उनके ऊपर टूट के पड़ती है कि हमें ये कमी है, ये कमी है, दवाई लाओ, डॉक्टर लाओ। क्योंकि अभी वहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है सबसे ज़्यादा, एक तो गर्म कपड़ों की दिक्कत है, दूसरा उनके मकान ढह गए हैं, उनको रहने के लिए शेल्टर नहीं है, तीसरा ये है कि मेडिकल एड्स पूरी नहीं है। तो आदमी जो है घायल भी है, मेडिकल एड भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, रहने को भी शेल्टर नहीं है, बर्फ सर्दी बहुत पड़ रही है, इवन दैन एवलांचे हो गया उसकी वजह से, और एक अनदर प्रॉब्लम है। तो अब ये सारी चीज़ों को देखते हो पब्लिक साइकोलॉजिकल, इट्स अ साइकोलॉजिकल, तो पब्लिक नेचुरली डेस्परेट हो जाती है और वो जो भी सामने पड़ता है उसके ऊपर वो नहीं, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं नेपाल के जिस तरह के राजनीतिक हालात रहे हैं, जो सामाजिक हालात रहे हैं, जिस तरह से जो सिविल वॉर है, अंदरूनी जो जंग है, उससे टूटा हुआ देश है ये, किस हद तक आपको ये लगता है कि नेपाल में इतने बड़े खतरे, इतनी बड़ी आपदा से निपटने की तैयारी कितनी आपको नजर आती है? क्या आपको लगता है कि जो रिस्पॉन्स का वक्त था और फिलहाल जैसा जमीन में नजर आ रहा है उसमें काफी फर्क है? एक्चुअली रेस्पॉन्स तो वहाँ उन लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग का काम नहीं किया नेपाल गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो इंटरनल पॉलिटिक्स में ही उलझे रहे, और दूसरा फंड की भी कमी रही है, तीसरा ये है पॉलिटिकल विलनेस वहाँ नहीं रही है। उस सब के चलते जो पहला जो थ्रस्ट आया है, जो अर्थक्वेक का झटका आया है, उसके अंदर वो रेडी नहीं थे, और इमीडिएटली जो एक्शन हुआ है उसका ये रिएक्शन है, और वो लोग कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। इवन देन अभी जो बाहर से एड है वो नहीं मिल पा रही है। हाँ, इंडिया की तारीफ करना चाहिए, मोदी जी की तारीफ करना चाहिए कि जिस चलिए, उस तेजी बात पे से मैं आऊंगी कि किस तरह से जो इंटरनेशनल रोल है, नेपाल से बाहर जो देशों का रोल है, वो कैसा रहा है। एचपी शुक्ला जी, ये बताइए कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है अपने आप में कि अर्थक्वेक जो है या भूकंप जो है उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि तमाम तरह की गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की गई है, इंटरनेट का जो गलत इस्तेमाल देखा गया इस दौर में, खासकर लोगों में पैनिक फैलाने के लिए। लेकिन जिस तरह के जोन में नेपाल है, भारत भी कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा भारत का उस खतरे के अंदर आता है। किस तरह के आप फिलहाल जो मौसम है या जिस तरह की भौगोलिक स्थितियां हैं उसमें आप किस तरह के हालात देख रहे हैं भारत के लिहाज से? भारत के लिहाज से जहाँ तक इस भूकंप के बारे में कहें तो भारत के लिए जितना नुकसान होना था हो चुका है।
और इसके बाद जो भी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, मतलब उस भूकंप के कारण जो छोटे भूकंप हो रहे हैं, उसके कारण भारत में कोई और स्थिति खराब होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। लेकिन जहाँ तक नेपाल का सवाल है, नेपाल का यदि वहाँ चूंकि मकान गिरे हैं, जैसा कि देखा जा रहा है कि कोई भी मकान के अंदर रह नहीं रहा, रहने लायक भी नहीं है, क्योंकि उन मकानों की हालत बहुत ख़राब हो गई है और जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं वो उसको और डिस्ट्रॉय करेंगे। नहीं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इतने आफ्टर शॉक्स आने के बाद, कितना 60-65 आफ्टर शॉक्स बताए जा रहे हैं, उसके बाद भी अभी क्या संभावना है, आशंका है? 72 हो चुके हैं और अभी आफ्टर शॉक आते रहेंगे। ऑफ कोर्स उनकी फ्रीक्वेंसी भी घट रही है, बड़ी तेजी से घट रही है। जैसा भुज में देखा गया वैसा नहीं हो रहा है अभी, यहाँ काफी कम हो रहा, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति। क्या फर्क है, जरा समझाएंगे हमें? नहीं, जैसे भुज की भौगोलिक स्थिति, मतलब जियोलॉजिकल कंडीशंस, और यहाँ की जियोलॉजिकल कंडीशंस दोनों बहुत अलग है। यहाँ जो है बहुत से वहाँ फॉल्ट्स एंड सब फॉल्ट्स कह सकते हैं, क्रॉस फॉल्ट्स आल्सो देयर, वो उनके कारण जो है ये यहाँ आफ्टर शॉक्स जो है कम होते हैं। हिमालय में पहले भी ऐसा देखा गया है, आफ्टर शॉक्स बहुत कम होंगे। भुज में, सुमात्रा में आफ्टर शॉक बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ आफ्टर शॉक कम हो रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी घट गई है। लेकिन थोड़ी सी संभावना ये जरूर बनी हुई है कि कुछ आफ्टर शॉक थोड़े बड़े हो सकते हैं। जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी एचपी शुक्ला जी कि किस तरह की जो भौगोलिक जिन हालात का आप जिक्र कर रहे हैं, जो स्थितियां हैं जियोलॉजिकल, वो कितनी अलग होती हैं या कौन सी ऐसी होती हैं जिसमें खासकर उन इलाकों में भूकंप की जो है वो आशंका बढ़ जाती है? राजेश बादल जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं काठमांडू से। बादल जी, आप किस तरह के हालात वहां पर देख रहे हैं? जो खबरें हमें मिल रही हैं या इंटरनेट के थ्रू, उसमें तो ये पता चल रहा है कि लोगों में बहुत रोष है, गुस्सा है, सब्र का बांध टूट रहा है, जो वहाँ की जो राजनीतिक नेतृत्व है उस पर उंगलियां उठ रही हैं, लोग बहुत नाराज हैं। मेरा ख्याल है अरफा, जो आप तक ये खबरें पहुंच रही हैं एकदम निराधार हैं, गलत हैं, और मैं इनका पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं, क्योंकि मैं 3 दिनों से काठमांडू में हूं। पहली बात तो भूकंप की कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। आपको याद होगा 2004 में जब सुनामी आई थी तो भारत जैसे विशाल देश के लिए उसका सामना करना मुश्किल हो गया था, और ये तब कि भारत सुनामी वार्निंग क्लब का मेंबर तक नहीं था। तो दूसरी चीज, भारत नेपाल की सरकार के साथ में वहां के प्रधानमंत्री ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई। सारे दलों ने नेपाल की सरकार को समर्थन दिया है और संकट की इस घड़ी में कहा है कि सारे लोग साथ हैं। कोई अफवाह या कोई गुस्सा या कोई आक्रोश कम से कम हमें 3 दिन में देखने को नहीं मिला। जो भी आपको खबर मिली है वो एकदम गलत है। बादल जी, यहाँ पर द हिंदू की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ मैं, इसके अलावा 2 अखबारों ने और कोट किया है कि जो लोग वहां पर सड़कों पर फिलहाल हैं और अपने घरों में नहीं जाना चाहते डर की वजह से, वो लोग पुलिस से भिड़ गए हैं, इतनी निराशा हो रही है। और दूसरी द हिंदू की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि किस तरह से रिलीफ कैंप्स में जो सरकारी लोग गए हैं उन पर लोगों ने बहुत बुरी तरीके से गुस्से का इजहार किया है कि जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था, वो उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं हो रहा है। देखिए, जो आपके सामने है वो एक अखबार है, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने से देखा है। और आप सामाजिक मानसिकता की अगर आप बात करती हैं तो देखिए, आप कल्पना करिए कि लाखों लोग बेघर-बार हुए हैं, लाखों घर जमींदोज हो गए हैं, और वो लोग जो खराब मौसम में एक सिंपल त्रिपाल के नीचे कीचड़ में घंटों या दिन या पूरे दिन रात बिता रहे हैं, उनके मन में स्वाभाविक रूप से गुस्सा कम है, डर ज्यादा है कि कहीं दोबारा भूकंप के झटके तो नहीं आएंगे, इसलिए वो अपनी मर्जी से उन घरों में नहीं जा रहे हैं। हमें आज कम से कम सारा दिन, आज कम से कम 30 या 35 उदाहरण ऐसे मिले जिन लोगों ने कहा कि मेरा परिवार नहीं जाना चाहता और वो कहीं हमने दूर भेज दिया है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि किसी एक अखबार ने कुछ लिख दिया है तो वो बात सही है। जी, ठीक है बादल जी, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए। आपसे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह के हालात आप जमीन पर वहां पर देख रहे हैं, कितना वक्त लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी नेपाल को वापस अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, और किस तरह के डायरेक्शन की, दिशा की जरूरत है वहां पर। अम्बेसडर मुखर्जी, ये बताइए कि आपने तो नेपाल के हालात देखे हैं, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरह से। हम जानते हैं कि विकासशील देश है, बल्कि एक तरह से देखा जाए गरीब देश है, दूसरे देशों की एड पर जो है निर्भर करता है। कितना आपको ये लग रहा है नेपाल को वक्त लगना चाहिए मौजूदा हालात में, और जिस पेस के साथ नेपाल आगे बढ़ रहा है अभी उसकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? देखिए, रिकवरी का जो फेज है, इमीडिएट क्राइसिस जो है, अब वो एक चीज है। उसमें तो हर तरह की दिक्कतें, हर तरह की मुश्किलें जितना आप कल्पना कर सकते हैं वो मौजूद हैं।
फूड, वाटर, मेडिकल सप्लाईज, एक्सेस, अभी तक तो जिस हद तक ये असर हुआ है भूकंप का वो भी पूरी तरह से पता नहीं है काठमांडू के बाहर रिमोट एरियाज में। लेकिन पूरा रिकवरी की जो बात कर रहे हैं बहुत टाइम लगेगा। नेपाल में इतनी क्षमता है नहीं, पॉलिटिकली फ्रेजाइल है, इकोनॉमिकली सालों से इंसर्जेंसी के जमाने से आज तक उनकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। दो चीज पे निर्भर है फॉरेन एड के अलावा, टूरिज्म पे और नेपाली जो बाहर काम करते हैं जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, ये दूसरी चीज तो चालू रहेगी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म बिल्कुल सत्यानाश हो गया है और इसका असर जॉब्स पे, इकोनॉमी पे बहुत अधिक पड़ेगा और इकोनॉमी और भी श्रिंक होगी। इसलिए दो चीज मैं कहना चाहता हूं। नंबर वन, इंटरनेशनल एफर्ट जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसके बिना नेपाल का रिकवरी बिल्कुल कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है, ये इंटरनेशनल एफर्ट की जो बात हो रही है और ये अभी देखने को पड़ रहा है कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी बिल्कुल चोक्ड है, सामान पहुंच रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल सक रहा। एनजीओज बहुत वेल मीनिंग हैं लेकिन एक न्यूसेंस भी बन जाते हैं कि उनकी नंबर्स इतने ज्यादा हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज ठीक से नहीं हो पा रहा है, ढंग से संस्थागत ऑर्गेनाइज है लेकिन अप टू अ पॉइंट ये स्वाभाविक है, ये थोड़ी दिक्कतें आएंगी। जैसे आपके रिपोर्टर ने वहां से कहा, मैं उनसे 100% सहमत हूं। उन्होंने जो रियलिटी बताई कि थोड़ा नहीं, काफी आक्रोश, केओस, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ये इस तरह का जो भूकंप, ये हादसा हुआ है, ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। हर आदमी ये चाहता है कि उसको इंडिविजुअल अटेंशन मिले। और आखिरी में ये कहूंगा कि इंटरनेशनल एफर्ट जो लगेगा नेपाल को रिकवरी फेज में लाने के लिए, एक तो बहुत टाइम लगेगा, सालों लगेंगे, कितने साल लगेंगे ये तो आगे चल। उनके फाइनेंस मिनिस्टर रामशरण महत ने कहा है कि रिकवरी में हमें शायद $10 बिलियन की जरूरत हो। ये तो एक फिगर है, 10 बिलियन, 12 मिलियन, 8 बिलियन, व्हाटएवर इट इज, बहुत पैसा तो लगेगा ही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें तकरीबन पूरा एफर्ट जो होगा वो भारतवर्ष का होगा। जियोग्राफिकली हमारे जो रिश्ते हैं उसके हिसाब से, जो लिंकेजेस हैं भारत और जियोग्राफिकल लिंकेजेस है भारत और नेपाल में, ओपन बॉर्डर के हिसाब से, और कई कारण हैं जो सिविलाइजेशनल जिस तरह के रिश्ते हैं, जो ट्रीटी हमारी नेपाल के साथ फिजिकली, लॉजिस्टिकली, ये सिर्फ नंबर वन भारत ही कर सकता है और नंबर टू भारत को एक ये कर्तव्य है कि नेपाल को वापस रिकवरी के रास्ते पे लाया जाए, क्योंकि जो ये बिल्कुल सही है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि नेपाल के हित में जो है वो भारत के हित में है, हमारी नेशनल इंटरेस्ट में है। बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानूंगी कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसका रोल और खासकर चीन का भी रोल अगर ज्योग्राफिकली भी देखें। मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। शिवम, ये बताइए कि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भूकंप इस सदी का इस तरह का आया है जिसमें सोशल मीडिया के रोल को दरकिनार नहीं किया जा सकता, और चूंकि ये भूकंप एक ऐसी जगह में आया, खासकर काठमांडू वैली का अगर हम जिक्र करें, जहां पर ज्यादातर लोग अर्बन हैं, शहरी लोग हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और भारत में भी जिस तरह से लोग इंटरनेट के जरिए नेपाली लोगों से जुड़े रहे, अगर मैं आपसे एनालाइज करने के लिए कहूं कि सोशल मीडिया के रोल को आप किस तरह से देखते हैं इस भूकंप वाली स्थिति में, क्या कहेंगे आप? देखिए, इतनी बड़ी त्रासदी जब कहीं होती है तो थोड़ा हमें समय लगता है कि समझने में कि हुआ क्या है। फॉरेन रिपोर्टर्स को पहुंचने में समय लगता है। वहाँ पे लोग खुद ग्राउंड पे जो होते हैं वो भी जूझ रहे होते हैं, क्या हुआ है समझ रहे होते हैं। ऐसे में काठमांडू से और नेपाल से और दुनिया भर से जो नेपाली हैं, जो लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे थे, उन्होंने काफ़ी मदद करी सबके लिए, मीडिया के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, गवर्नमेंट्स के लिए भी, समझने में कि क्या हुआ है, कहाँ हुआ है। जैसे कि एक काठमांडू में संपादक है कुंडा दीक्षित, वो ट्वीट करके बता रहे थे कि अभी तो वहाँ एपिसेंटर है, वहाँ तक खबर नहीं पहुंची है, वहाँ तक मालूम ही नहीं पड़ा है क्या हुआ है। तो इन जस्ट द फर्स्ट रिस्पॉन्स अंडरस्टैंडिंग शुरू में होते ही समझने की जो हमारी क्षमता है वो सोशल मीडिया से बढ़ गई कि क्या हुआ है, क्योंकि ये सब आवाज़ें, जो अंदर की आवाज़ें हैं नेपाल से, जो बाहर की लोग हैं, वो सब एक साथ आके आपस में पूछ सकते हैं। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे कि अगर आप डोनेट करना चाहें नेपाल के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप जानना चाहेंगे कि किसको आप डोनेट करें, तो आपको काठमांडू से लोग ट्विटर में पूछ रहे हैं कि किसको डोनेट करें। इसके और भी उदाहरण, जैसे कि नेपाली पत्रकार हैं प्रशांत झा, वो हालांकि आजकल यूएस में है, लेकिन उन्होंने यूएस से ट्वीट किया कि
जितनी भी मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कंपनियां हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काठमांडू में पानी भिजवाया जाए, पानी का बहुत क्राइसिस है और प्लीज इस ट्वीट को आगे बढ़ाइए। और एक कंपनी ने जवाब दिया कि हाँ, हम आपके ट्वीट को देख के भिजवा रहे हैं। तो इस तरीके का जो रोल है सोशल मीडिया का, बहुत शानदार बात है जो आप कह रहे हैं, वाकई ये अपने आप में मानने वाली बात है। लेकिन इसके अलावा अलग अलग तरह के ऐप्स भी हमने देखे, अलग अलग तरह की चीजें देखी। जैसे माना मेरे पास भी कई तरह के रिक्वेस्ट आए कि अपने आप को आप सेफ मार्क करिए। करीब 250 लोगों के जवाब आए कि उन्होंने अपने को सेफ मार्क किया है। तो कई बार ये भी मजाक उड़ाया गया कि खामखा का पैनिक फैलाने की भी कोशिश की गई है सोशल मीडिया के जरिए कि जो लोग उस जोन में नहीं है वो भी अपने को सेफ मार्क कर रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? वो जो फेसबुक में सेफ वाला ऑप्शन था वो ये था कि अर्थक्वेक का एपिसेंटर तो भले ही नेपाल में आया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्योंकि दिल्ली तक भी महसूस किया। मैं खुद अपने कुर्सी पे हिला, तो जहां जहां इस अर्थक्वेक का इम्पैक्ट आया वहां पे फेसबुक ने ऑप्शन दिया अपने आप को सेफ मार्क करने का, क्योंकि आफ्टर शॉक भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी बात सही है कि अर्थक्वेक की 2-3 दिन बाद कोई नोएडा बैठी कह रहा है कि मैं सेफ हूँ, थोड़ा अजीब लगा। लेकिन मिलता है उससे कि पैनिक फैला, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया उसका, लेकिन उसका आइडिया ये था क्योंकि जहां जहां इम्पैक्ट फैला है वहां उसका ऑप्शन दिया है। लेकिन इसके अलावा शिवम एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें तो व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सूचना से ज्यादा जो है वो एक तरह का रूमर फैलाने की कोशिश की गई। मेरे पास खुद मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों के पास आए कि 3:30 बजे भारत में इस जगह पर भूकंप आ सकता है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सूचना की शक्ति है उसका इस्तेमाल ऐसे मौकों पर पैनिक फैलाने के लिए भी किया गया, जो कि सरासर गलत है? यहाँ हमारे मेहमान भी कह रहे हैं और ये कॉमन सेंस की भी बात है कि भूकंप का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। अरफा जी, सोशल मीडिया वैसे ही है जैसे कि आम बाजार। तो बाजार में बहुत लोग बहुत चीजें बोलते हैं, थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जिनको ये नहीं मालूम है कि भूकंप का फोरकास्टिंग नहीं हो सकती है, और अगर वो ऐसा व्हाट्सएप मैसेज देख के बेवकूफ बन जाते हैं तो वो सबक सीखते हैं और बाद में उनको ज्ञान होता है, जानकारी होती है, और अगली बार वो याद रखेंगे कि अरे यार बेवकूफ मत बनाओ, भूकंप का तो फोरकास्टिंग हो ही नहीं सकती, हो नहीं सकता। तो सूचना का आदान प्रदान में जो अगर गलत सूचना होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। बिल्कुल। बादल जी, मैं एक बार फिर आपकी तरफ लौटना चाहती हूँ। जो बहुत गंभीर मसला है कि किस तरह से जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम है, जो पुनर्वास का काम है, वो कैसे किया जाए। जो फौरी अभी इमरजेंसी रिस्पॉन्स देना है, उसके बाद जब धीरे धीरे नेपाल वापस अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करेगा, उसमें भारत का किस तरह का रोल किरदार हो सकता है। नेपाल से इस तरह के भी बता रहे थे एम्बेसडर मुखर्जी की खबर ये भी आ रही है कि $10 बिलियन की बात हो रही है। मैं अभी ये पढ़ रही थी कि भारतीय सरकार ने ये घोषणा की है कि 2 दिनों के अंदर एनजीओज को क्लियरेंस मिल जाएगा वहां काम करने के लिए, वहां जो भी मदद भेजना चाहें। आप किस तरह का रोल देख रहे हैं, भारत की उपस्थिति आप किस तरह की देख रहे हैं वहां? देखिए, भारत की उपस्थिति तो मैंने जैसे कहा कि मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, मैं बराबर देख रहा हूँ भारत का ने जो जिस तरह से मदद की है, सहायता की है। डॉक्टर्स आए हैं, राहत सामग्री आई है, जो बचाव की टुकड़ियाँ आई हैं, भारतीय वायुसेना के जवान आए हैं, उन्होंने लोगों को निकाला है। वो मेरा ख्याल है हर नेपाली के दिल में ये चीज़ हमेशा रहेगी। और इसलिए अरफा, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते सिर्फ 2 देशों वाले रिश्ते नहीं हैं। नेपाल के साथ जैसे ही नेपाल का नाम दिल्ली में बैठ के आता है तो एक यकबायक कोई परदेसी मुल्क की इमेज हमारे जहन में नहीं उभरती। तो इसका अर्थ यह है कि अगर नेपाल में कोई भूकंप आता है तो ठीक उसको वैसे ही लिया जाना चाहिए जैसे लातूर में भूकंप आया था, 96 में जबलपुर में आया था, 2001 में गुजरात में आया था, 2005 में कश्मीर में आया था, और हम वर्षों तक उससे निपटने में उसकी निपटने की कोशिशें आज भी हम कर रहे हैं जो बर्बाद हुए हैं। तो नेपाल भी उसका वैसा ही एक हिस्सा है, और हमें लगेगा कि नेपाल को बहुत आसान नहीं है, कुछ समय लगेंगे। उनकी भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ी इलाका बहुत है, लेकिन फिर भी एक तथ्य मैं आपको बता दूं, नेपाल में कुल 75 जिले हैं जिसमें 29 जिलों में भूकंप से कुछ नुकसान पहुंचा है और 11 जिले ज्यादा बर्बाद हुए हैं। यानी सिर्फ 15% आबादी को में बहुत तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। तो 11 जिलों में नेपाल सरकार अपने पैरों पे ही नहीं खड़ी होगी, बल्कि वहां करके दिखाएगी। बाकी देशों से जो मदद आ रही है वो तो हम देख रहे हैं। अमेरिका से मदद आई है, यूएस से मदद, जर्मनी से आई है, इटली से आई है, फ्रांस से आई है, रूस से आई है,
पाकिस्तान से आई है, बांग्लादेश से आई है, भूटान से आई है। भूटान के तो प्रधानमंत्री खुद कल आए थे यहाँ पर, हम लोगों की बातचीत भी हुई उनसे। तो जो चीन की मदद आई है, सारे देश हैं अपने लेवल पे नेपाल को यही जानकर कि नेपाल अपने दम पे शायद न लड़ पाए इतनी बड़ी आपदा से, तो वो मदद कर रहे हैं। राजीव बादल जी, शुक्रिया आपका। शिवम, आप जल्दी से कुछ कहिए, फिर मैं एम्बेसडर ये कहना चाह रहा था कि मैंने ट्विटर पे कुछ ऐसा भी देखा, नेपाली कह रहे थे कि इंडिया शोर ज्यादा मचा रहा है, इंडिया का मीडिया आ गया है और न्यूसेंस बन रहा है और इंडिया एहसान जता रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जो सहायता कर रहे हैं नेपाल की, वो उसमें ऐसे ना करें कि नेपाली को लगे कि हम एहसान जता रहे हैं या हम खाली अपनी वाहवाही करने के लिए कर रहे हैं। हमें दिल से सहायता करनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। एम्बेसडर मुखर्जी, आखिर में जो उन्होंने कहा वो सही है। मैंने आज एक आर्टिकल में लिखा भी था कि हमें मदद करना है, ये तो बिल्कुल डेफिनेट है ही, लेकिन बिग ब्रदर एरोगेंस ना हो। बिग ब्रदर एरोगेंस कभी नहीं था। लोग हवा इसकी उड़ाते हैं, इसका कभी कभी इंडिया और नेपाल के ऑफिशियल्स के बीच में थोड़ा पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड सा आ जाता है। लेकिन इतना, मैं 4 साल वहाँ एम्बेसडर था, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो एंटी इंडियन फीलिंग की बात होती है, इसके कारण हिस्टोरिकल कारण हैं। नंबर 1, एक बिग ब्रदर का एटीट्यूड तो सारी दुनिया में होता है जब छोटा देश कुछ बड़े देश के साथ जुड़ा हुआ हो। दूसरा, जो शाह डिनेस्टी थी, जो रानास थे 250 साल, उनके मिसरूल और खराब रूल के फेलिंग्स को छुपाने के लिए इंडिया को स्केपगोट बनाया जाता था। ये ब्रेन वॉशिंग हुई थी, इसको हमें बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। और ये जो वाहवाही की बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, हमें मदद करना चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं आकांक्षा रखनी चाहिए कि हर रोज नेपाली लोग नमस्कार करें भारतवर्ष को या आपने हमारी मदद की। ये इसके, क्योंकि भारत अगर नेपाल में जो भी काम होगा उनके पैर पे खड़े होने के लिए, रिकवरी के लिए, वो हमारे राष्ट्रीय हित में है। बहुत कारण है उसके, सुरक्षा क्षेत्र में, राजनीतिक में, हाँ, उसी तरह से समझना चाहिए। लेकिन प्रतिक्रिया का इंतजार भी होगा। आखिरी 2 मिनट मेरे पास बचे हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो सबक है, जी हाँ, चीन की बात तो जरूर महत्वपूर्ण थी, जो सबक है हमने वो क्या सीखे हैं। भटनागर जी, ये बताइए बहुत संक्षेप में कि क्या सबक भारत ने सीखे हैं इतनी बड़ी त्रासदी से। देखिए, हम लोगों को सबक सबसे बड़ा ये है कि हमें पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए, बजाय इसके कि वो आके हमारे ऊपर मुसीबत खड़ी हो जाए, उससे पहले हम लोग को तैयारी होना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली भी हमारा सिस्मिक जोन 4 में है, लेकिन हम लोग तैयार नहीं हैं। अभी भी आज की तारीख में भी हम लोग सीरियस नहीं हैं। हमारे जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसको बिल्कुल हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे जो डिजास्टर ऑडिट्स नहीं हो रहे हैं बिल्डिंग्स के। हम लोग जो एनडीएम एक्ट है वो बिल्कुल पावरलेस है, जबकि इसके अंदर तो पार्लियामेंट से पास है, बड़ी पावर्स हैं, और हम इस पे बिल्कुल सीरियस नहीं है। एचपी शुक्ला जी, मौसम से ज्यादा, प्रकृति से ज्यादा, कुदरत से ज्यादा हमारी अपनी लापरवाही शायद हमें शिकार बना रही है इस तरह की घटना। हाँ, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि देखिए, भूकंप नहीं मारता किसी को, हम बिल्डिंग मारती है। और बिल्डिंग इसीलिए मारती है कि बिल्डिंग हम बनाते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। तो यानी ये संभव है कि पूरी तरीके से न सिर्फ रेजिस्टेंट बल्कि प्रोटेक्टेड भूकंप से बिल्डिंगें बन सकें, बन सकती हैं, पक्का बनती हैं। पब्लिक को ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग देने, बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग से ज्यादा जरूरी है बचने का, रेस्क्यू किसी को पता ही नहीं। जी शिवम, जल्दी से मुझे ये बताइए कि हमने ये तो बात की कि किस तरह का रोल रहा और कैसे लोग अपने को रजिस्टर कर रहे थे कि वो सेफ हैं या नहीं हैं, या रूमर फैला रहे थे। लेकिन इसके अलावा फंड की जो बात है, क्योंकि बार बार बात ये हो रही है कि बहुत बड़ी तादाद में पैसा भी चाहिए। फेसबुक ने भी इस बात का ऐलान किया है कि जितना फंड इकट्ठा हो जाएगा उतना खुद फेसबुक भी देगा। कितना दम है इस खबर में? जी, बहुत दम है इस खबर में। फेसबुक ने कहा कि यदि आप 100 रुपए देंगे तो फेसबुक अपनी तरफ से 100 रुपए और डाल के देगा, और इस तरीके से फेसबुक ने $4 मिलियन रेज कर लिया है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से डोनेशन ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अब आप ढूंढ सकते हैं कि किसको देना चाहिए पैसा जो कि असली में पहुंचे, कोई उसमें करप्शन ना हो जाए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आ गया है। लेकिन इसमें जो सबक की बात है, कैसे डोनेट कर सकते हैं? आम लोग कैसे डोनेट कर सकते हैं? बहुत तरीके, आज इंटरनेट से आपके डेबिट कार्ड से भी डोनेशन हो जाता है। आप भारतीय प्राइम मिनिस्टर फंड के में डोनेट कर सकते हैं, नेपाली प्राइम मिनिस्टर फंड में डोनेट कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, आजकल सब लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो बड़ा आसान है। लेकिन मैं आपको और बताऊं, जो आप सबक की बात कह रही थी, उसमें भी
सोशल मीडिया में भी बहुत लोग जो है आपस में शेयर कर रहे हैं कि इसमें हम क्या सबक सीख सकते हैं। जो ट्रेनिंग एनडीआरएफ वगैरह बताते हैं वो लोग उसके लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि अर्थक्वेक आए तो बेस्ट तरीका क्या है बचने का, बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल क्या है। तो लोग आपस में सोशल मीडिया के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये भी है शिवम कि इस दौरान शायद हम वापस पलटकर ये भी देख रहे हैं कि इमारतें हमारी कितनी सेफ हैं। एक मौका हमें ये भी मिला है, लगातार अखबारों में अलग अलग सोसाइटीज को लेकर, आज भी डीडीए को लेकर जो है वो खबर छपी थी कि डीडीए में जिस तरह से लोगों ने एक्सटेंशन किया हुआ है, अलग तरीके से बाद में बनने के बाद जो एक्सटेंड कर लिया है, जिस तरह से रिश्वतखोरी का पूरा माहौल है, वो सब हमें कितना खतरे में डाल सकता है। फिलहाल मुझे कार्यक्रम यहाँ खत्म करना होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपील करना चाहता हूँ कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी भी कोई भी यदि फोरकास्ट देता है कि अर्थक्वेक 9 से बड़ा आएगा या और कोई, उस कम्युनिटी मतलब उस बात पर बिल्कुल विश्वास न किया जाए। हाँ। इस समय कम से कम। जी हाँ, और शायद कुछ सेकंड पहले ही वो भी जापान ने शायद इजाद किया है कि सिर्फ कुछ सेकंड पहले ही पता लगाया जा सकता है। हाँ। कि शायद 7 या 8 सेकंड पहले ही पता लगाया जा सकता है उसका होता है भूकंप की तरंगों की 2 फेज होती है। मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा तो साफ तौर पर नेपाल में यह आई त्रासदी, जाहिर है वक्त लगेगा, बहुत जज्बाती भी एक तरह से ये पूरी त्रासदी है अपने आप में भारत के लिए भी, लेकिन जो सबक हमें सीखने चाहिए उम्मीद है कि हम उनको जरूर नोट कर रहे होंगे। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।